कोशिकाएं जीवन की बुनियादी इकाई, पर इनके अंदर झांकें तो लगता है जैसे किसी व्यस्त शहर में आ गए हों, जहां हर कोई अपना काम कर रहा है। आज हम इसी शहर के कुछ खास निवासियों यानी कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनेल्स पर और उनके कामों पर मतलब करीब से नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सजीव कोशिकांग और उपापचय पर आधारित कुछ लेखों से आई है। मकसद ये समझना है कि ये नन्हे पुर्जे कैसे एक साथ मिलकर वो कमाल करते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो तैयार हैं इस अंदरूनी दुनिया की सैर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हर कोशिका वाकई एक छोटे कारखाने की तरह है। अलग अलग मशीनें, अलग अलग विभाग, सब अपने खास काम में लगे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे स्रोतों के मुताबिक ये मुख्य कोशिकांग कौन से हैं, कैसे दिखते हैं और सबसे जरूरी ये करते क्या हैं। तो फिर शुरुआत बिजली घर से ही करते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सुना तो बहुत है इसके बारे में। कहते हैं कि ये नाम बेंडा ने दिया था, पर खोजा किसी और ने था। सही है? हाँ, जानकारी यही कहती है कि कोलिकर ने 1880 में इन्हें पहली बार देखा था, फिर अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा और बाद में बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये लगभग हर यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, बस वो जो प्रोकैरियोट्स हैं ना, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें नहीं होते। अच्छा, और इनकी बनावट सुनने में आता है कि अंदर कुछ मुड़ी हुई परतें होती हैं, क्रिस्टी कहते हैं उन्हें, और उन पर टेनिस रैकेट जैसे कण लगे होते हैं, F1 कण। यहीं पर असली एक्शन होता है क्या? ये बात तो मतलब वाकई दिलचस्प लगती है। आपने सही पकड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी तो सपाट है, पर भीतरी झिल्ली वो अंदर की ओर मुड़ मुड़कर उंगलियों जैसी रचनाएं बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये मुड़ाव असल में सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा काम हो सके। इन्हीं क्रिस्टी पर वो टेनिस रैकेट जैसे F1 कण या ऑक्सीजोम होते हैं। यही वो जादुई प्रक्रिया होती है जहां भोजन से निकली ऊर्जा को ATP के रूप में पैक किया जाता है। ये कोशिका की एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारे लिए रुपए या डॉलर। एनर्जी करेंसी, हाँ हाँ हाँ। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये थोड़े मुश्किल नाम है, पर असल में ये उसी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के हिस्से हैं। और इसके अंदर जो जेली जैसा मैट्रिक्स भरा होता है, उसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, अच्छा। हाँ, ये वो प्रक्रिया है जहां कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से मिले ईंधन को तोड़कर ऊर्जा निकालने की शुरुआत होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनका अपना DNA और RNA भी होता है। कमाल है। मतलब कोशिका के अंदर एक और छोटा सा कंट्रोल सिस्टम। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। इनमें अपना सर्कुलर DNA और राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। इससे ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं और कोशिका विभाजन के साथ खुद भी बंट सकते हैं। इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिका की आनुवंशिकी में भी थोड़ी भूमिका निभाते हैं। वाह, मतलब कोशिका के अंदर एक मेहमान जो अब घर का हिस्सा बन गया है। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण खिलाड़ी की ओर बढ़ते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज। इनका नाम तो इनके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी पर ही है। इन्हें कोशिका की ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? कुछ आइडिया? हाँ, ये उपमा बहुत सटीक बैठती है। गोल्जी काय का मुख्य काम है कोशिका में बने प्रोटीन्स और लिपिड्स को छांटना, उन्हें थोड़ा बदलना, मॉडिफाई करना जिसे कहते हैं, फिर पैक करना और उसके बाद उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेजना, चाहे वो कोशिका के अंदर कोई और जगह हो या कोशिका के बाहर। जैसे पोस्ट ऑफिस चिट्ठियों और पार्सल को पैक करके सही पते पर भेजता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ही गोल्जी काय अणुओं को पैक करके रवाना करता है। पौधों में इन्हें डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अच्छा, डिक्टियोसोम। तो सिर्फ पैकेजिंग और डिलीवरी, या इनके जिम्मे कुछ और खास काम भी हैं? नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये और भी जरूरी काम करते हैं। जैसे ये शुक्राणु के सिर पर वो टोपी जैसी संरचना एक्रोसोम बनाते हैं, जो अंडे को भेदने में मदद करती है। और कई ग्रंथियों वाली कोशिकाएं जो हार्मोन या एंजाइम बनाती हैं, उनमें गोल्जी काय बहुत सक्रिय और संख्या में ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्रावण सिक्रीशन इनका मुख्य काम है। और हाँ, पौधों में कोशिका विभाजन के बाद बीच में दीवार बनाने में भी, जिसे सेल प्लेट फॉर्मेशन कहते हैं, उसमें भी ये मदद करते हैं। समझ गया। मतलब ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं, बल्कि एक कुशल मैनेजर और निर्माता भी हैं। अब बात करते हैं कोशिका के अंदर फैले एक जाल की, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER।
के.आर. पोर्टर ने इसे खोजा था। ये तो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली होती है ना, एक तरह का आंतरिक ढांचा। बिल्कुल, आप इसे कोशिका का आंतरिक स्केलेटन और हाईवे सिस्टम दोनों कह सकते हैं। ये केंद्रक की झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई आपस में जुड़ी नलिकाओं और थैलियों का एक घना नेटवर्क है। ये कोशिका को आकार और सहारा देती है और साथ ही पदार्थों को कोशिका के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाती है। और ये भी सुना है कि ये दो तरह की होती है, एक खुरदरी रफ और दूसरी चिकनी स्मूथ। ऐसा क्यों, क्या फर्क है? हाँ, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। खुरदरी ईआर यानी आरईआर की सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं। इन राइबोसोम्स के कारण ही आरईआर प्रोटीन बनाने का मुख्य केंद्र है। यहाँ बने प्रोटीन फिर या तो कोशिका झिल्ली का हिस्सा बनते हैं, या कोशिका से बाहर भेजे जाते हैं, या फिर लाइसोसोम जैसे दूसरे कोशिकांगों में जाते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ चिकनी ईआर यानी एसईआर पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो चिकनी दिखती है। इसका काम अलग है। ये लिपिड यानी वसा और स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करती है, जैसे लिवर में ग्लाइकोजन तोड़ना, और कोशिकाओं को हानिकारक रसायनों से मुक्त करने में भी मदद करती है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। खासकर लिवर कोशिकाओं में एससीआर का ये रोल बहुत अहम है। डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। तो ये राइबोसोम्स जो आरईआर को खुरदरा बनाते हैं, वही असली प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। पैलेट ने खोजा था ना? एकदम सही। राइबोसोम्स कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं। ये बहुत छोटे कण हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका काम है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए से मिले कोड को पढ़कर अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन की लंबी चेन बनाना। ये सिर्फ आरईआर पर ही नहीं होते, बल्कि कोशिका द्रव्य में आजाद तैरते हुए भी मिलते हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। हाँ, याद है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एटीएस प्रकार के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स और माइटोक्लोरो में थोड़े छोटे 70S प्रकार के। एटीएस और 70S। प्रोटीन फैक्ट्री, बढ़िया नाम है। चलिए अब कोशिका की सफाई और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, लाइसोसोम। डी डुवे ने इन्हें खोजा और नोबेल प्राइज भी जीता। पर इन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सुसाइड बैग, नाम सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। हाँ, नाम थोड़ा सनसनीखेज है, पर इसके पीछे की वजह समझने लायक है। लाइसोसोम असल में छोटी छोटी थैलियां हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इनका रोज का काम है बाहर से आए बैक्टीरिया या भोजन के कणों को पचाना और कोशिका के अपने ही पुराने टूटे फूटे या बेकार हो चुके हिस्सों को तोड़कर उनके उपयोगी हिस्सों को रिसाइकल करना। अच्छा, रिसाइकलिंग भी? हाँ, इसे ऑटोफैगी कहते हैं, मतलब खुद को खाना। लेकिन अगर कोशिका बुरी तरह बीमार हो जाए, संक्रमित हो जाए या उसे कोई घातक सिग्नल मिले, तो ये लाइसोसोम फट सकते हैं। तब इनके एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। इसे ऑटोलिसिस कहते हैं। ये एक तरह का कोशिका का आत्म बलिदान है, ताकि शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान न पहुंचे। इसीलिए ये नाम पड़ा। बाप रे, मतलब ये कोशिका के सफाई कर्मचारी भी हैं और जरूरत पड़ने पर आत्मघाती हमलावर भी। कमाल की व्यवस्था है ये तो। अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। वहाँ एक खास चीज होती है, लवक यानी प्लास्टिड्स। हरे, पीले, लाल रंग सब इन्हीं की देन। बिल्कुल, प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट्स की खासियत है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहले सबसे मशहूर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। ये पौधे की रसोई है, जहां प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनता है, मतलब शुगर। पौधे की रसोई। दूसरे हैं वर्ण लवक क्रोमोप्लास्ट। इनमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे रंगीन पिगमेंट होते हैं, लाल, पीले, नारंगी। ये फूलों और पके फलों को उनके आकर्षक रंग देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े और जानवर परागण और बीज फैलाने में मदद करें। अच्छा, रंगों से आकर्षण। और तीसरे हैं अवर्ण लवक या रंगहीन लवक, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कोई रंग नहीं होता। ये जड़ों, बीजों या तनों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती। इनका काम है भोजन जमा करना,
स्टार्च के रूप में, तेल या वसा के रूप में या प्रोटीन के रूप में। स्टोरेज का काम, समझ गया। और हरितलवक के अंदर भी काफी जटिल संरचना होती है, ग्रैनम, थाइलेकोइड जैसी चीजें। वहां क्या होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली वाला है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में चपटी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलेकॉइड्स अक्सर सिक्कों के ढेर की तरह एक के ऊपर एक सजे होते हैं। इन ढेरों को ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम, सिक्कों के ढेर जैसे। हाँ, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी दूसरे अणु इन्हीं थाइलेकॉइड्स की झिल्ली में होते हैं। यहीं पर सूरज की रोशनी को पकड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होता है, और दूसरा चरण डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, जहां CO2 से शुगर बनती है, वो स्ट्रोमा में। और हाँ, फिर से वही बात, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। फिर से अपना DNA। ये कहानी तो और भी दिलचस्प होती जा रही है। मतलब ये भी सेमी ऑटोनॉमस हुए? बिल्कुल। अच्छा, एक और कोशिकांग है जो खासकर जंतु कोशिकाओं में महत्वपूर्ण है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, सही? हाँ, सेंट्रोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं और कुछ निचले पौधों में पाया जाता है। ये केंद्रक के पास होता है। इसमें 2 बेलन जैसी संरचनाएं होती हैं, सेंट्रियोल्स, जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभाजित होकर कोशिका के 2 विपरीत सिरों मतलब ध्रुवों पर चले जाते हैं और फिर धागे जैसी संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स। हाँ, ये स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स को पकड़कर उन्हें कोशिका के बीच में लाते हैं और फिर उन्हें बराबर बराबर बांटकर दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये कोशिका विभाजन के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कोशिका विभाजन के निर्देशक, सही कहा। अब कुछ और छोटे पैकेटों की बात करते हैं, माइक्रोबॉडीज, जैसे परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ये क्या खास करते हैं? माइक्रोबॉडीज छोटी एकल झिल्ली वाली थैलियां हैं जिनमें खास एंजाइम होते हैं। परऑक्सीसोम पौधों और जंतुओं दोनों में मिलते हैं। पौधों में ये प्रकाश श्वसन नाम की एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जंतुओं में ये फैटी एसिड्स को तोड़ने और हानिकारक हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे विषैले पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। जहरीले पदार्थ हटाना जरूरी काम है। हाँ, और ग्लाइऑक्सीसोम मुख्य रूप से अंकुरित हो रहे तैलीय बीजों में मिलते हैं। इनका अनोखा काम है जमा हुई वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, ताकि नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए तुरंत ऊर्जा मिल सके जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। छोटे पैकेट, बड़ा धमाका। अच्छा, आखिर में स्रोतों में कुछ निष्क्रिय पदार्थों मतलब इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स का भी जिक्र है। क्या ये कोशिका का कबाड़ा है? कबाड़ कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये वो चीजें हैं जो कोशिका बनाती है या जमा करती है, लेकिन ये सक्रिय रूप से मेटाबॉलिज्म में हिस्सा नहीं लेती। इन्हें 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो है संचित पदार्थ, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन क्रिस्टल्स। ये भविष्य के लिए ऊर्जा या निर्माण सामग्री का भंडार है। ओके, स्टोर्ड फूड। हाँ, दूसरे हैं स्रावित पदार्थ, जैसे फूलों का रंग, पिगमेंट, नेक्टर या मकरंद, जो कीटों को लुभाता है, या कुछ एंजाइम्स। और तीसरे हैं उत्सर्जी पदार्थ। ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बने वेस्ट प्रोडक्ट है, जिन्हें कोशिका या तो बाहर निकाल देती है या कहीं जमा कर देती है। खासकर पौधों में ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर एक अकेली कोशिका के अंदर मानो पूरी दुनिया ही चल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, राइबोसोम और ER निर्माण में लगे हैं, गोल्जी काय पैकिंग और शिपिंग देख रहा है, लाइसोसोम सफाई और रिसाइकलिंग कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट खाना पका रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ और तालमेल में। कमाल है। बिल्कुल, ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। हर कोशिकांग का अपना विशेष काम है, लेकिन सब मिलकर ही कोशिका को जीवित रखते हैं और अपना काम करने लायक बनाते हैं। ये आपसी तालमेल ही जीवन की खूबसूरती है। हमने आज कुछ मुख्य खिलाड़ियों की झलक देखी, पर हर एक की कहानी अपने आप में बहुत गहरी है। तो इस सब का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से यही कि जीवन सबसे छोटे स्तर पर भी कितना जटिल, कितना व्यवस्थित और कितना कुशल है। हर पुर्जा एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है ना? हाँ बिल्कुल। जो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। ये खुद को विभाजित भी कर सकते हैं। इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये कोशिकांग अरबों साल पहले स्वतंत्र बैक्टीरिया जैसे जीव थे? क्या उन्होंने कभी बड़ी कोशिकाओं के अंदर रहना शुरू किया, एक आपसी फायदे का रिश्ता सिम्बायोसिस बनाकर? सिम्बायोसिस, सहजीवन। हाँ, बड़ी कोशिका को ऊर्जा मिली माइटोकॉन्ड्रिया से या भोजन मिला क्लोरोप्लास्ट से, और इन छोटे जीवों को एक सुरक्षित घर मिल गया। इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी इन कोशिकांगों की उत्पत्ति की एक बहुत ही आकर्षक व्याख्या पेश करती है। वाह, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि कैसे सहयोग से जीवन इतना जटिल और अद्भुत बन गया। आज इस कोशिका की दुनिया की सैर कराने के लिए शुक्रिया। वाकई ये गहरा गोता था ये।